नमस्कार दोस्तों आज सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद सभी का, उन सभी का जो मेरी कहानियों के इस जर्नी में मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरी कहानियों को पसंद किया, शेयर किया, मुझे सब्सक्राइब किया और मेरा प्रोत्साहन लगातार बढ़ाते चले गए। आप ही सबकी वजह से दोस्तों आज ये दिन आया है कि आज की जो मेरी कहानी है वो 100 स्टोरी है। उसका जो नंबर है वो 100 है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता, ये बिल्कुल होना मुश्किल था अगर आप मेरे साथ मेरे इस सफ़र में मतलब अगर मेरा साथ नहीं देते तो। मुझे याद है दोस्तों कि कैसे आज से 1.5 साल पहले मैंने हिम्मत करके अपने पैशन को एक ट्राई देने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं देखती हूँ यूट्यूब में इतने लोग आते हैं तो मैं भी कहानी सुनाना शुरू करती हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। सच बताऊँ मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और इन सब का पूरी तरह से मैं श्रेय देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच। और दोस्तों जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पहली कहानी को आज आप सबके आगे रिपीट करूंगी क्योंकि उसमें साउंड क्वालिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। दोस्तों मेरी उस कहानी का नाम था फौजी एक लव स्टोरी। दोस्तों ये कहानी है सागर की। सागर जब पैदा होता है तो उसकी माँ गुजर जाती है। माँ के जाने के बाद दोस्तों पिताजी इतने दुखी हो जाते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं सागर को छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। इतना छोटा बच्चा ये आता है अपने चाचा बाबू के हाथ में। चाचा बाबू उसे पालते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अनमैरिड है, उनका कोई परिवार नहीं है, तो उन्हें भी जीने का एक रीजन मिलता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे सागर बड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसे ही प्यार से खाना खिलाते खिलाते उसके चाचा बाबू उससे पूछते हैं कि बेटा तूने कभी बताया नहीं कि तू आगे करना क्या चाहता है। तो वो अपनी प्यारी सी तोतली सी आवाज में कहता है कि चाचा बाबू मुझे तो फौजी ही बनना है, आपको अभी तक ये चीज पता नहीं चली। उसका अनजान में उसका प्यार से कहा गया ये जो शब्द होता है, ये जो लाइनें होती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं चाचा बाबू के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती हैं। वो जानते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है, पैसों की तंगी है और अपने बेटे के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो करते हैं दोस्तों, वो बहुत मेहनत करते हैं और उसे ऐसे अच्छे स्कूल में डालते हैं जहां उसको अच्छी पढ़ाई मिले और अच्छे संस्कार मिले। उसका क्लास 12 पूरा होता है दोस्तों और क्योंकि उसको भी अपने चाचा बाबू की मेहनत का पता है, उनके परिश्रम का पता है, उनके डेडिकेशन का पता है, तो वो भी पूरी तरह से इस चीज में लग जाता है कि मुझे इस ड्रीम को उनके लिए भी पूरा करना है। वो एनडीए को पास कर लेता है दोस्तों और उसका एडमिशन हो जाता है। वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद जैसा कि अक्सर होता है उसे पहली पोस्टिंग मिलती है कश्मीर में। कश्मीर में उन दिनों बहुत दिक्कतें चल रही होती हैं दोस्तों और क्योंकि ये ट्रेनीज हैं, ये नए बच्चे हैं, तो इन्हें बहुत इंटीरियर एक गांव में पोस्टिंग दी जाती है जहां ये अपने टेंट लगा के अपने 2-3 साथियों के साथ ड्यूटी में रहता है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन जब दिन में अकेला बैठा होता है, इसके पास कोई काम नहीं होता है, तो इसे बांसुरी बजाने का बड़ा शौक होता है। ये बांसुरी बजा रहा होता है और इमेजिन करिए दोस्तों, एक खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह, कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, साफ सुथरा प्यारा सा गांव, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है और ऐसे में उसकी बांसुरी की जो गूंज होती है दोस्तों, वो चारों तरफ छा जाती है। बांसुरी बजाते बजाते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही है, कुछ तो है वहां पे। फौजी है, ट्रेंड है, तो उसे पता है कि उसे किस तरीके से इस चीज को पकड़ना है। वो बांसुरी बजाते बजाते ही धीरे धीरे अपने कदम पीछे को लेता है दोस्तों और एक झपट्टा मारकर वहां से खींच के कुछ निकालता है और उसके हाथ में क्या आता है दोस्तों? एक छोटा सा प्यारा सा मेमना।
बहुत ही खूबसूरत है लेकिन बहुत मैला है, वो मिट्टी से सना हुआ है और वो ये देखता है कि उसके दांतों में एक दुपट्टा अटका हुआ है। वो उस दुपट्टे को भी खींचता है दोस्तों, तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक बहुत ही 17-18 साल की लड़की बिल्कुल नीली आंखों वाली बिल्कुल उस मेमने की हालत में ही मिलती है। उसके भी कपड़े फटे हुए हैं, वो बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई है और चेहरे से पता चल रहा है कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। वो दोनों को बैठा के पहले कुछ खिलाता है दोस्तों और उसके बाद वापस अपने रूम में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 3-4 दिन बाद इसी कैंप में आतंकवादी हमला होता है। ये चारों के चारों दोस्त इस हमले का बहुत ही ब्रेव वे में उसका सामना करते हैं दोस्तों और आतंकवादियों को मार देते हैं। लेकिन इसके पांव में गोली लग जाती है और अभी एक आतंकवादी कहीं ना कहीं जिंदा होता है। इस डर से कि कहीं मेरे को भी कुछ हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो जंगलों में अपने आप को छुपा लेता है और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है दोस्तों तो वो देखता है कि वो एक झोपड़ी में है और वही मेमना और वही नीली आंखों वाली लड़की जैसे कि उसका इंतजार कर रहे हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं कि ये कब होश में आएगा। उसके होश में आते ही अपने फटे हुए दुपट्टे से पोंछते हुए वो 2 एप्पल के टुकड़े उसकी तरफ बढ़ाती है और इशारे से उसे कहती है कि तुम भूखे हो, तुम खा लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। सच में एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा होती है उसे दोस्तों और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और 2 मिनट नहीं लगाता है वो उन एप्पल्स को खाने में। लेकिन खाते खाते उसको ये दिखता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उस मेमने की नजर उस एप्पल में है और वो उसका कुछ टुकड़ा उस मेमने को भी खिलाता है और मेमना को खा लेता है। बहुत सारे क्वेश्चन सागर के दिमाग में आते हैं दोस्तों इस लड़की को लेके, कौन है, क्या है। कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे कुछ पूछता है, लेकिन उसे यही एहसास होता है कि या तो ये मेरी भाषा नहीं समझ रही है या क्या प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेके प्रॉब्लम है। लेकिन फील पूरा है, वो ये जानती है कि मैं दर्द में हूँ, ये जानती है कि मैं फौजी हूँ और उसने मुझे छुपाया है अपनी झोपड़ी में और मेरी मदद कर रही है। झोपड़ी के चारों तरफ देखता है दोस्तों तो कुछ नहीं होता, कुछ थोड़े बहुत बर्तन और थोड़ा बहुत सामान। उनकी स्थिति समझते सागर को समय नहीं लगता। दोस्तों सागर और 2-3 दिन उसी झोपड़ी में निकालता है और ये लड़की जंगली जड़ी बूटियों से इसकी पूरी की पूरी सेवा करती है, इसका पूरा ध्यान रखती है और जो अवेलेबल है जंगल में वही इसे खिलाती है। धीरे धीरे सागर थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है दोस्तों और अच्छी बात ये होती है कि उससे दोस्त भी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम आई होती है और डॉक्टर वहीं उसी झोपड़ी में उसका इलाज करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा घाव बहुत पक चुका है, तुम्हें इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तुम्हें कैंप हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। सागर अब असमंजस में है दोस्तों। इतने दिनों में उस नीली आंखों वाली लड़की के साथ रहते हुए, उस मेमने के साथ रहते हुए उसे उन दोनों से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है और कहीं ना कहीं एक फीलिंग डेवलप हुई है। वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। एक तरफ उसकी नौकरी है और एक तरफ उसके इमोशंस हैं। वो चुपचाप आंखें नीची करके अपने डॉक्टर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है और दोस्तों थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो मेमना उसका पीछा कर रहा है और उसके पीछे पीछे उसके साथ आ रहा है। और कमाल की बात ये होती है कि नीली आंखों वाली वो लड़की भी उस मेमने को नहीं रोकती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो गलत जगह नहीं जा रहा है, उन दोनों में लगाव हो चुका है। वो चुपचाप अपनी गहरी आंखों से उन दोनों की तरफ देखती रहती है। सागर भी बहुत गहरे मन से आगे की तरफ चला जाता है, अपना ट्रीटमेंट करवाता है दोस्तों और 1 हफ्ता लगता है उसे ठीक होने में। लेकिन इन 1 हफ्तों में एक पल भी ऐसा नहीं होता दोस्तों जब उसने उस लड़की के बारे में ना सोचा हो। वो अपनी भाषा में मेमने से बात करता रहता है, उससे पूछता है, तू बता, तू मुझे समझा, कौन है, क्या कहानी है, क्यों तुम दोनों अकेले रहते हो, क्यों तुम दोनों इतनी बुरी अवस्था में रहते हो। मेमना भी छोटे बच्चों की तरह कभी उसको देखता है, कभी उसके साथ खेलता है और उसे तो वहां खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, तो वो बहुत एक छोटे बच्चे की तरह बहुत खुश है।
सागर मेमने के गले में एक बहुत छोटी सी घंटी भी बजा देता है ताकि उसकी वजह से वहां सारे पेशेंट्स का मन लगा रहे। दोस्तों जैसे ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है वो भाग कर वापस उसी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि वो लड़की वहीं उसी अवस्था में है। वो वैसे ही अपने कार्य में लगी हुई है और सागर को देख के उसे जैसे बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे उसका अपना कोई आया। वो देखती है सागर के हाथ में उसका छोटा सा मेमना है, वो उसे झपटती है। सागर फिर उससे कई बारी बहुत बात करने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा रियलाइज होता है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लड़की बोल नहीं पाती, और या इसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये सदमे में है और इस वजह से इसकी आवाज नहीं रही। उसका मेमना उसको देके और बहुत सारे कपड़े और जरूरत का सामान एक बैग में सागर लेके आया होता है। वहां रखने के बाद सागर वापस अपने कैंप की तरफ मुड़ने लगता है क्योंकि उसे अब छुट्टी मिली है और उसे अपने चाचा बाबू के पास जाना है। दोस्तों वो जा रहा है और जैसे ही एक एक स्टेप लेता है उसका दिल उतना ही भारी होता जाता है। उसे दिक्कत होती है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट सामान पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। बहुत हिम्मत करके वो पीछे पलटता है दोस्तों, और वो देखता है कि दरवाजे की आड़ लिए नीली आंखों वाली वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की उसी का दिया हुआ सूट पहनकर उसको देख रही है और उसकी आंखों में आंसू है। बस दोस्तों अब सागर कंट्रोल नहीं कर पाता, अब सागर रुक नहीं पाता। उसे कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आता है दोस्तों, और वो यही सोचता है, यही क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ चल बसी, मेरे पापा ने मुझे बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया। अगर ऐसे वक्त में मेरे चाचा बाबू मुझे नहीं संभालते तो क्या आज मैं इस जगह होता जहां मैं हूं, और शायद मैं होता भी नहीं। जब वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे तो मैं तो अच्छा खासा सेटल्ड हूं, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं क्यों नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता। बस दोस्तों उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो वापस आता है, नीली आंखों वाली लड़की का हाथ पकड़ता है, कहता है नीलोफर चलो मेरे साथ। जी दोस्तों उस दिन से उसका नाम नीलोफर पड़ जाता है। वो हक के साथ उसका हाथ पकड़ता है और अपनी मंजिल की ओर चले जाता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ये कहानी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। सोचिए क्या होता होगा, किस एंड पे पहुंचते होंगे, आगे क्या है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर कोशिश करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा आपने मेरी कहानी को सुना है, सराहा है और पसंद किया है। चलती हूँ दोस्तों।